नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स में पर्यावरण अध्ययन वाले इस विषय में दोस्तों लेक्चर नंबर हमारा सेकंड आ चुका है। और आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम होगा प्राकृतिक संसाधन। जी हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात कि प्राकृतिक संसाधन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है आपका, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। वो कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। इसी कारण से इसमें हमें क्वेश्चन लगभग 60 से 70 क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो अगर 60 से 70 क्वेश्चनों पर एक साथ और एक ही सेशन लेकर के आते तो आपका सेशन काफी लंबा हो जाता। इस कारण से दोस्तों मैं आपको इस वाले सेशन को, मतलब इस वाले चैप्टर को 2 पार्ट में देने वाला हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। ठीक है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 पर। ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सांस्कृतिक प्राकृतिक संसाधन में पार्ट 1 पर आज डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो भी नए छात्र हो, एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, आपको अपने सभी सब्जेक्ट निःशुल्क रूप से और पूरे विस्तार से देखने को मिल जाएंगे। ये आपका सिलेबस है, पीडीएफ डाउनलोड करके ये सभी टॉपिक चेक कर लीजिएगा, है ना। ये सभी टॉपिकों पर हमारे सेशन होने वाले हैं, मतलब हर टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर हम डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। कहने का मतलब है कि कौन सा, जो 4 संसाधन दिए गए हैं इनमें से पूछा गया कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है। तो यार देखिए, जल, ऊर्जा, भूमि, ये 3 तो ऐसे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्रदान किए गए हैं, प्रदत्त है। ठीक है ना। इमारतें जो संसाधन है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि मानव द्वारा निर्मित संसाधन है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड के लिए मैं होल्ड कर रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन द हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, और आप भी थोड़ा कोशिश किया करें यार ऑप्शन राइट आंसर जो है ऑप्शन आंसर देने की। ठीक है ना। कमेंट, लाइव चैट आप कर रहे हैं ना, तो लाइव चैटिंग में ही जो है आप आंसर बताने का प्रयास किया करें। गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय संसाधन पूछा गया है आपसे। पेट्रोल, भूमि, जल और जल शक्ति। अनवीकरणीय संसाधन कौन सा होगा? अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसे हम फिर से नहीं बना सकते, या जिसका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, या जिसका जो उसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो सीमित है। अगर एक बार उसको हमने यूज कर लिया तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कौन सा होगा इसमें? तो ऑप्शन ए दिख रहा है, पेट्रोल। पेट्रोल ईंधन जो है इसे एक बार प्रयोग कर लेने पर यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसकी दोबारा अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका दोबारा जो निर्माण करती है प्रकृति वो काफी लंबे अरसे में करती है, लगभग लाखों करोड़ों सालों में जाकर के इसका उत्पादन कर पाती है प्रकृति, इतनी आसानी से नहीं होता। तो यहां पर जो अनवीकरणीय संसाधन है वह पेट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय संसाधन, अक्षय संसाधन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए अक्षय संसाधन कौन सा नहीं है? अक्षय का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक अनवीकरणीय। अक्षय संसाधन भी वही होता है। अक्षय संसाधन का मतलब होता है जिसे पुनः प्रयोग में लाया जा सके, पुनः प्रयोग में लाया जा सके, है ना, जो समाप्त नहीं होता है। सूर्य ताप, बताइए सूर्य से मिलने वाली रोशनी कभी समाप्त हो सकती है क्या? नहीं। वायु समाप्त होती है क्या? नहीं। जल समाप्त होता है, एक बार यूज करने के बाद में समाप्त हो जाता है क्या? नहीं होता है। उसको मल्टीपल रिसोर्सेज में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कोयला है, यह कोयला ही वह संसाधन है जिसे एक बार प्रयोग कर लेने के बाद में उसका अवशेष समाप्त हो जाता है, उसे पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते। इसीलिए अक्षय संसाधन कौन सा नहीं है? तो कोयला नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से क्या अर्थ है, क्या आशय है? तो प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन ए कहता है कि संसाधनों का उपयोग कंजूसी से किया जाना चाहिए। क्या
संसाधनों का उपयोग कंजूसी से करके हम प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, या ऑप्शन बी कहता है कि संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार दोहन करना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है संसाधनों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है संसाधनों का सार्थक एवं विनियोजित ढंग से उपयोग करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करते जाइए आप लोग भी, है ना। इसका राइट ऑप्शन देखिए मुझे बताना ही पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं आपका वेट करूंगा तो संभव तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा द। कौन सा हो जाएगा? द। क्योंकि संसाधनों का प्रयोग कंजूसी से नहीं, आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आवश्यकता तो इंसान की असीमित होती है, कोई लिमिट है क्या उसकी? नहीं ना। तो आवश्यकता के अनुसार अगर संसाधनों का दोहन किया गया तो संसाधन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, है ना, और पर्यावरण को उससे तीव्र गति से ज्यादा नुकसान होने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी के अनुसार संसाधनों का दोहन ही नहीं किया जाना चाहिए। तो आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो संसाधनों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के कारण। तो ये सही नहीं है, बल्कि ऑप्शन डी जो कहता है कि सार्थक तरीके से और विनियोजित ढंग से हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जो मानव हित में भी हो और पर्यावरण के हित में भी हो। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है? मूल कारण पूछा गया आपसे ना, खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वनों का विनाश, मृदा का अपरदन, प्राकृतिक आपदा। ये तीन ऑप्शन भी खाद्य समस्या के कारण तो है, लेकिन मूल कारण नहीं है। यहां पर ऑप्शन सी अर्थात कि सा जो है जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि ही खाद्य समस्या का सबसे प्रमुख या सबसे मूल कारण हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट का समाधान। ऊर्जा संकट का समाधान, भाई ऊर्जा संकट का समाधान कौन सा हो सकता है? क्या कोयले की खोज करना ऊर्जा संकट का समाधान हो सकता है? क्या ऑप्शन बी कहता है कि क्या पेट्रोलियम की खोज करना ऊर्जा संकट का समाधान हो सकता है, या फिर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करना, या बिजली की कटौती करना? इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा संकट से अगर हमें बचना है, ऊर्जा संकट का समाधान खोजना है, तो कौन सा हो सकता है? यार देखिए, अगर हम ऑप्शन ए पर जाते हैं, कोयले की खोज करते हैं, तो चलो ठीक है, कोयले की खोज की, तो वो जो माइन है कब तक चलेगी? उसकी माइनिंग होगी, पूरा कोयला निकाल लिया जाएगा, प्रयोग कर लिया जाएगा, वो समाप्त हो जाएगी, फिर नई माइनिंग की तलाश में, है ना, नई माइन की तलाश में जो है तलाशा जाएगा, फिर खोज की जाएगी। तो ये प्राकृतिक संसाधन एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त होने के बाद में क्या होगा? कुछ मिलेगा नहीं। और सेम कंडीशन आपकी पेट्रोल की भी है, पेट्रोल की भी है। कितना निकाल लोगे? निकालने के बाद वापस से कहां से लाओगे? नहीं हो सकता ना। बिजली की कटौती, क्या बिजली की कटौती से ऊर्जा संकट से बचा जा सकता है? संभव नहीं है। ठीक है, तो एक ही बचता है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मतलब ये कि जो जिस ऊर्जा का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका विकल्प ढूंढना अति आवश्यक है। अगर हम विकल्प ढूंढ लेते हैं तो जो मेन स्रोत है ऊर्जा का, उसका उपयोग कम से कम हो जाएगा, अर्थात नियंत्रित हो जाएगा। और इसी के प्रयास में पूरी दुनिया आज लगी हुई है। जैसे पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है आज? इलेक्ट्रिक वाहन हो रहे हैं, है ना। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया इसमें लगी, इस कार्य में लगी हुई है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, 16 अगस्त को, या 16 जून को? तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। सोलर ऊर्जा समझ रहे हैं ना आप लोग? सूर्य से मिलने वाली किरणों से जब हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो किसके माध्यम से कर रहे हैं? सोलर कुकर के द्वारा करते हैं, या सोलर सेल के द्वारा करते हैं, या फिर सोलर हीटर के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो सूरज से आने वाली किरणों को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, किसके माध्यम से? तो आपने देखा होगा ना, सोलर सेल लगे हुए, सोलर सेल लगा दिए जाते हैं छत पर, ठीक है ना, और उसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है। तो सोलर सेल क्या करता है? बैटरी को चार्ज कर देता है। उस बैटरी में जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में वह ऊर्जा सेव हो जाती है, जिसका प्रयोग हम घर या फैक्ट्री किसी के भी अन्य कार्यों में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सोलर सेल का उपयोग किया जाता है इस कार्य के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि एक मुख्य संसाधन है। भूमि एक मुख्य संसाधन है जो प्रकृति की किस प्रकार की देन है? निःशुल्क देन है,
सशुल्क देन है, अल्पकालीन या दीर्घकालीन, किस प्रकार की देन है? तो भूमि जो है प्रकृति का एक बहुत ही प्यारा तोहफा है, एक बहुत ही प्यारी देन है जो कि निशुल्क रूप से हमें प्राप्त है। किस प्रकार से? निशुल्क रूप से हमें प्राप्त है। हालांकि इसका ऑप्शन डी भी कोई गलत नहीं होगा, दीर्घकालीन उपहार भी है, साथ ही साथ निशुल्क उपहार है। प्रकृति हमसे इसके बदले में कोई चार्ज नहीं लेती है। हाँ, जब कभी गुस्सा आता है तो प्रकृति का प्रकोप जरूर देखने को मिलता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से भूमि का प्रकार कौन सा नहीं है? मतलब भूमि किस प्रकार की नहीं होती है? क्या सामान्य भूमि होती है, क्या असामान्य भूमि होती है, नम भूमि या बंजर भूमि? चार में से आपको यह बताना है कि भूमि का प्रकार कौन सा नहीं है। तो मैं उल्टा चलता हूं, देखिए, बंजर भूमि आपने नाम सुना है, नम भूमि जो अधिक उपजाऊ होती है, एक सामान्य भूमि जो न तो बंजर है और न बहुत ज्यादा उपजाऊ है, मध्यम स्थिति की है। लेकिन असामान्य भूमि के बारे में कभी पढ़ा आपने, कभी सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि असामान्य प्रकार की कोई भूमि नहीं होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मृदा अपरदन का प्रभाव नहीं है? मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि मृदा अपरदन से क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता में कमी। क्या मृदा अपरदन से मिट्टी की उर्वरता में कमी नहीं आती है? तो आप कहेंगे आती है। एस्ट्रीकरण होता है या नहीं होता? एस्ट्रीकरण मतलब इसके जो गुण होते हैं, जो अम्लीय तत्व होते हैं, उनमें कमी आ जाना, तो यह भी मृदा अपरदन के कारण होता है। ठीक है, तो यह भी इसका प्रभाव है मृदा अपरदन का। ऑप्शन सी कहता है, आओ भाई आगे जल्दी, ऑप्शन सी कहता है अकाल का पड़ जाना। तो मृदा अपरदन होगा तो क्या होगा? मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाएगी। मिट्टी की उर्वरता में अगर कमी आएगी तो उसकी उपज भी कम हो जाएगी, और जब उपज कम होगी और जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती जाएगी तो अकाल पड़ना संभव है। तो मृदा अपरदन का यह भी एक प्रकार है, यह भी एक प्रभाव है। लेकिन जो चौथा आप देख रहे हैं मृदा प्रदूषण मृदा अपरदन का कारण नहीं है या उसका प्रभाव नहीं है, बल्कि मृदा प्रदूषण तो मानवीय प्रभाव है ना, मानवीय प्रभाव है। हमारे कारण मृदा आज प्रदूषित होती जा रही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकृति और रासायनिक संगठन के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है? प्रकृति और रासायनिक संगठन के आधार पर, मतलब कहने का प्रश्न समझिएगा, प्रकृति ने उसको दिया, कोई संसाधन हमको प्रकृति ने दिया और उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। ऐसा कौन सा संसाधन है? अकार्बनिक संसाधन होता है, ऑप्शन सी को देखिए कार्बनिक संसाधन होता है, ऑप्शन डी को देखिए मिश्रित संसाधन, ऑप्शन बी कहता है परिवर्तनीय संसाधन। तो एग्जैक्टली परिवर्तनीय संसाधन ही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि परिवर्तनीय संसाधन का मतलब होता है कि कोई संसाधन हमें प्राप्त हुआ और उसमें हमने कुछ उसका एनालाइज करके उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, है ना, आनुवांशिकी के परिवर्तन करके उसमें चेंजेस कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तनीय संसाधन। और ये परिवर्तनीय संसाधन जो संसाधन होता है ये दिया गया तो प्रकृति की ओर से ही होता है, लेकिन इसमें हम परिवर्तन करते हैं, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? परिवर्तनीय संसाधन कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस का प्रयोग होता है? बायोगैस में मीथेन का होता है, एथेन का होता है, प्रोपेन का होता है, उपरोक्त सभी। तो बायोगैस का तो प्रयोग हम सभी करते हैं, है ना, बायोगैस का प्रयोग हम सभी कर रहे हैं। तो बायोगैस जो है दोस्तों, बायोगैस में एक शुद्ध गैस का प्रयोग होता है, और शुद्ध गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है, क्योंकि मीथेन गैस गंध रहित होती है, लगभग गंध तो होती है बट अन्य गैसों से बेहतर होती है, प्रदूषण रहित होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है ना। तो इसीलिए मीथेन गैस का हम प्रयोग करते हैं। तो बायोगैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में भूस्खलन की घटनाएं किस राज्य में होती है? तो ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आप सभी जानते हैं सभी में होती है। जम्मू कश्मीर में भी, है ना, धरती के खिसकने की बार बार न्यूज आती रहती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल में, इनमें लगभग सभी जगह ये प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अपरदन का प्रकार नहीं है? अपरदन का प्रकार नहीं है, निलंबन, सरिता तौर अपरदन, उत्परिवर्तन या पृष्ठीय सर्पण। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर निलंबन का मतलब होता है कि उसकी जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाना, और उनमें जब परिवर्तन होता है तो उसको भी हम अपरदन के रूप में ही मानते हैं। ऑप्शन बी कहता है सरिता तौर अपरदन। सरिता तौर अपरदन का
तोर नहीं, माफ कीजिएगा, ये तीर अपर्दन है, सरिता तीर अपर्दन। इसमें क्या होता है कि जब कोई दो नदियां या दो नाले बह करके आते हैं, जब वो आपस में मिलने की स्थिति में होते हैं तो उसके बीच की जो जमीन होती है और आसपास की जमीन होती है उसमें कटाव होना चालू हो जाता है, तो वो भी अपर्दन का ही रूप कहलाएगा, ठीक है ना, वो भी अपर्दन का रूप कहलाएगा। वो पृष्ठीय सर्पण क्या होगा दोस्तों? पृष्ठीय सर्पण भाई कहीं पर अत्यधिक बारिश होती है ना, और नदी के किनारे वाली जमीन है, तो अत्यधिक बारिश से क्या होगा कि उसका जो पृष्ठ भाग है उस आसपास की जमीन का, उसका पृष्ठ भाग जो है क्षरित होता चला जाएगा, अपर्दित होता चला जाएगा, पृष्ठीय सर्पण वहां पर होने लगेगा, है ना। और लेकिन ऑप्शन सा कहता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है, इसको समझ लीजिए, उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि एक स्थान मतलब रिप्लेसमेंट कर देना, रिप्लेस कर देना, किसी एक को हटाने से पहले किसी और को वहां स्थापित कर देना, फिर उसको हटा लेना। समझ पा रहे हैं? तो उत्परिवर्तन का मतलब होता है रिप्लेस करना, ना कि अपर्दन, और इसलिए आपका राइट आंसर सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब जल के अपव्यय कौन नहीं करता है? जल का अपव्यय कौन नहीं करता है? तो जनसंख्या वृद्धि जल का अपव्यय करती है, औद्योगिकरण भी करता है, नगरीकरण भी करते हैं, वनारोपण जल का अपव्यय नहीं करते बल्कि जल को सहयोग प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सामान्य प्रश्न डिस्कस करने की आवश्यकता जहां नहीं होगी वहां स्पीड से आगे बढ़ेंगे। जल का उपयोग होता है किसमें? सिंचाई में, उद्योगों में, खनिज पदार्थों में, उपरोक्त सभी में, है ना। सामान्य सा प्रश्न है, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों मैं प्रारंभ में बता दूं, 2 से 2.5 लीटर जल की आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। भूमिगत कौन सा है? नलकूप, क्लियर है, नलकूप। बाकी झील, तालाब और नदी, ये वाला जो जल होता है ये तो जमीन के ऊपर ही होगा ना, तो ये भूमिगत तो नहीं होगा, क्लियर है। भूमिगत कौन सा? जो भूमि के अंदर से निकाला जाए, मतलब नलकूप। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भूभाग जल से घिरा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं 70% घिरा हुआ है, इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? वनों पर कौन सा उद्योग आधारित है जो वनों के बिना नहीं चल सकता? क्या चमड़ा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कपड़ा उद्योग है? नहीं, कागज उद्योग ही वह उद्योग है जो पूरी तरह से वनों पर निर्भर है, वनों पर आधारित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूमिंग किसका प्रकार है? झूमिंग नाम सुना आप लोगों ने? झूमिंग नाम सुना है? झूमिंग कृषि होती है, झूमिंग कृषि, ठीक है ना। तो ये कृषि का प्रकार है। झूमिंग कृषि की जाती है उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में के क्षेत्रों में झूमिंग कृषि की जाती है, पहाड़ी इलाकों में। वहां पर जो वहां की कुछ विशेष जनजातियां होती है उन क्षेत्रों की, वो जनजातियां पृथ्वी को मां मानती है, इसलिए उस पर हल नहीं चलाती है। तो क्या करती है? वनों को काटती है, एक बार कृषि के लिए उसको तैयार करती है और वहां कृषि कर लेने के बाद में उसको उसी हालत में छोड़ करके फिर नए जमीन की तलाश में चली जाती है। तो ये झूमिंग कृषि जो होती है ना दोस्तों, ये वनों के विनाश का प्रमुख कारण है, वनों के विनाश का प्रमुख कारण है ये झूमिंग कृषि भी, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुचारण की अनियंत्रितता हानि पहुंचाती है? पशुचारण मतलब पशुओं को अनियंत्रित तरीके से चराने से हमें क्या हानि हो सकती है? वनों को हानि होती है, जल स्रोतों को हानि होती है, वायु को होती है, मनुष्य को होती है? तो एग्जैक्टली वनों को हानि होती है पशुओं की अनियंत्रित चराई से, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इमारती लकड़ी का उपयोग। इमारती लकड़ी का उपयोग होता है किसमें? फर्नीचर निर्माण में। भाई इमारती लकड़ी का प्रयोग कहां करेंगे आप लोग? फर्नीचर बनाने में करेंगे, या कागज के निर्माण में करेंगे, या शाही बनाने में करेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फर्नीचर के निर्माण में ही इमारती लकड़ी का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इमारती लकड़ी ठोस लकड़ी होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से इमारती लकड़ी नहीं है। तो ये 4 लकड़ियों का नाम दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि इमारती लकड़ी कौन सी नहीं इनमें से। आबूनस जो है दक्षिण भारत की प्रमुख वृक्ष है ये, और काफी कठोर लकड़ी होती है। तो कठोर लकड़ी होती है, दैट मींस क्या कि ये इमारती लकड़ी है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। रोडवुड, रोड के आपने लगभग संपूर्ण भारत में रोड के दोनों तरफ, कई जगह रोड के दोनों तरफ आपने रोडवुड के वृक्ष देखे होंगे। इसे हम शीशम के नाम से भी जानते हैं, शीशम के नाम से, है ना। ये इनकी लंबाई जो होती है ना, लगभग 20 मीटर से भी ज्यादा होती है, कहीं कहीं पर 20 मीटर से भी ज्यादा लंबाई होती है इन पेड़ों की। वो जो लकड़ी होती है काफी कठोर होती है, इसलिए ये भी इमारती लकड़ी का के रूप में यूज की जाती है। आयरन वुड गजब की लकड़ी है, भारत में बहुत कम स्थानों पर ये देखने को मिलती है। इसकी जो सतह होती है, मतलब इसकी जो लकड़ी जो होती है ना, बहुत चिकनी होती है, चिकनी। वो जितनी चिकनी होती है ना उतनी कठोर भी होती है, और इसीलिए इसका नाम भी रखा गया आयरन। आयरन क्या? आयरन वुड, लोहे की तरह कड़क,
ठीक है, तो ये भी इमारती लकड़ी, सिर्फ बांस इमारती लकड़ी नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन द हो जाएगा। अगला प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में वृक्ष नहीं पाया जाता। पूछे जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उसमें कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता, साल का, चीड़ का, देवदार का या फिर स्प्रूस का। तो दोस्तों साल वृक्ष जो है उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण, माफ कीजिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष वनों में नहीं पाए जाते। कौन से? साल के वृक्ष, ठीक है ना, क्योंकि ये पतझड़ वाले होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय में किस प्रकार के वृक्ष होना चाहिए? जिनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, है ना, जो ठंडे मौसम को बर्दाश्त कर सके, जो बर्फ को भी बर्दाश्त कर सके। उनकी बनावट ही अलग प्रकार की होती है, जस्ट लाइक कि शंकुधारी वृक्षों की तरह। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय वनों में वृक्ष नहीं। अब उष्ण कटिबंधीय जब गर्म स्थान है वहां पर कौन से वृक्ष नहीं पाए जाते? देवदार, स्प्रूस, आबूनस या रोडवुड। तो ये तो सब पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष, ये देवदार जो वृक्ष है ना, ये कौन सा होता है? शंकुधारी, कुछ इस प्रकार का वृक्ष होता है ये देवदार का वृक्ष, ये इस प्रकार का। और इसकी जो बनावट होती है ना, ये इसीलिए होती है कि ठंडे क्षेत्रों में ये बर्फ से बच सकते, बर्फ से बच सके। बड़े घने वृक्ष होते हैं ये पतझड़ टाइप के नहीं होते हैं ना। तो आबूनस, देवदार के जो वृक्ष होते हैं ये उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांध प्रभावित करते हैं। बांध जो नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, वो किसको प्रभावित करते हैं? वनों को प्रभावित करते हैं क्या? आदिवासियों को या जीव जंतुओं को? तो एग्जैक्टली ये सभी को प्रभावित करते हैं, किसी को नकारात्मक रूप से, किसी को सकारात्मक रूप से, प्रभावित सब होते हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला है, वनों के कारण उत्पन्न समस्या नहीं है। वनों से कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती है? भूचरण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है क्या? जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? वनाग्नि या वनों का दहन या बाढ़ एवं सूखे की समस्या। तो वनों के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती है? भूचरण की समस्या। भूचरण की समस्या, अगर वन कट गए तो भूचरण मतलब कि मृदा अपरदन होना प्रारंभ हो जाएगा। जी हां। जलवायु पर प्रभाव होगा। जी हां बिल्कुल होगा। अगर वन कम हो गए तो जलवायु नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी, बारिश कम होने लगेगी, है ना। और बाढ़ सूखे, जी हां बाढ़ सूखे की भी समस्या आ जाएगी अगर वनों का विनाश हुआ तो। लेकिन वनाग्नि या वनों का दहन जो होता है ना, ये वनों का कारण नहीं है, ये मानवीय कारण है, ठीक है ना। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन बाढ़ को करते हैं। क्या करते हैं? वन जो बाढ़ आती है नदियों में उसको क्या करते हैं? अनियंत्रित कर देते हैं, कि बाढ़ को और तेज कर देते हैं या फिर नियंत्रित कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली नियंत्रित कर देते हैं। वन अधिक होंगे तो बाढ़ नियंत्रित हो जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये आज का पार्ट होता है कंप्लीट। लेक्चर नंबर 3 में हम इसके सेकंड पार्ट पर बात करेंगे, सेकंड पार्ट पर, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों पर ही हमारी चर्चा होगी। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वो जाने से पहले जो नए छात्र हैं उनको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। निःशुल्क रूप से आप उसको ज्वाइन करके अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हो। और साथ ही साथ में आप जो है ना डेली अपडेट भी हमारी क्लासेस के ले सकते हो। सभी नोट्स आप एक ही जगह से अर्थात उन्हीं ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। सभी लेक्चर जो भी आपके विषय है उनके सभी लेक्चरों की लिंक विषय सब्जेक्ट वाइज आप अपने ग्रुप पर ही प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटी आपको ग्रुप में ही मिल जाती है, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करके और निरंतर रूप से आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हो निःशुल्क रूप से। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।